चलो तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जीडब्ल्यू परिवार में। और बेटा आज हम क्लास 10th मैथ में आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 पर, है ना। चैप्टर नंबर 4 को पहले अच्छे से समझेंगे, उसमें है क्या चीजें जानेंगे समझेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। और आज हमारी जो एक्सरसाइज है 2.1 वो एकदम फिनिश हो जाएगी बहुत अच्छे से बेसिक समझ के, ठीक है ना। तो अच्छे से जानना समझना। देखो चैप्टर का नाम हमारा क्या है बेटा, द्विघात समीकरण। देखो समीकरण का मतलब समीकरण का मतलब बेटा ये होता है जिसके बराबर में जीरो हो। पहली बात क्लियर हो गई। समीकरण का मतलब क्या है, जिसके बराबर में जीरो हो, वो समीकरण का मतलब होता है। देखो बहुपद के बराबर में जीरो नहीं होता, लेकिन समीकरण के बराबर में जीरो होता है। क्लियर हो गई। अब यहां पर लिखा है द्विघात, मतलब हमें दो घात वाला पढ़ना है। और घातों का हम कैसे वर्गीकरण करते हैं, घातों को हम कैसे पहचानते हैं कि एक घात का है द्विघात का है। तो जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो वो आपका द्विघात होगा, है ना। तो जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, दो हो, वो आपका द्विघात होगा। चर हम किसे मानते हैं, एक्स को, वाई को, जेड को, इनको मानते हैं ना, ठीक है। तो हमें द्विघात समीकरण पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण का मानक रूप बता देते हैं आपको, है ना। तो आपको मानक रूप बता रहे हैं हम, ठीक है, मानक रूप, ठीक है, द्विघात समीकरण का। तो ध्यान रखना बेटा, आप लिख लेना, इसे हेडिंग डाल लेना। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अब बराबर जीरो क्यों, क्योंकि ये समीकरण है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, मानक रूप है आपका ये द्विघात समीकरण का, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, है ना। इसमें बेटा याद रखना है, इसमें बेटा याद रखना है कि जो ए जो है ना नॉट इक्वल जीरो, ए कभी जीरो नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका ए जीरो हो गया तो ये तो शून्य हो जाएगा, और जब ये शून्य हो जाएगा, ये जब शून्य हो जाएगा तो फिर वो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, है ना। तो क्लियर है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात दो होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। क्लियर है, ये आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। और इसमें ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, और अगर ए जीरो हो गया मतलब ये पूरा जीरो हो जाएगा, और जब ये पूरा जीरो हो जाएगा तो द्विघात समीकरण वो बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। यहां पर लिख लेना, जहां जहां ए कॉमा बी कॉमा सी बराबर आपके क्या है, चार है, ठीक है। क्या है, चार, सॉरी अचर है, ठीक है, सॉरी क्या है, अचर है, ठीक है। तो ये अचर, ठीक है। तो ए बी सी क्या है, अचर है, जहां पर 2 3 4 5 6 7 कोई भी संख्या आ सकती है, ठीक है। और x जो है वो आपका चर रहेगा, और चर आपका x की जगह y z ये सब भी आ सकते हैं, कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब द्विघात समीकरण समझ गए, जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, ये आप लाइन लिख लेना। और द्विघात समीकरण का ये मानक रूप है, और इसमें एक कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ये बातें आप क्लियर हो गई आपको। चलो इतना समझ गए बेटा। अब बेटा हमें जो है ना इस पूरे चैप्टर में पहले तो हमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना पड़ेंगे। क्या ज्ञात करना पड़ेंगे, मूल ज्ञात करना पड़ेंगे, है ना। मूल, अब मूल क्या होता है, तो आपने शून्यांक सुना है क्या, बोलो आपने शून्यांक सुना है, बोलो सुना है कि नहीं। आपने बोला हाँ सर शून्यांक तो हमने सुना है। शून्यांक का मतलब x के मान, शून्यांक का मतलब क्या होता है बेटा, x के मान होता है ना, बिल्कुल पता है। इसी प्रकार जो शून्यांक है, शून्यांक को ही जो है ना हम मूल कहते हैं, शून्यांक को ही मूल कहते हैं। शून्यांक और मूल जो है ना बराबर होते हैं, है ना, मतलब जो शून्यांक है वही मूल है। मतलब हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे, मतलब द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात करेंगे, और शून्यांक मतलब x के मान। इसका मतलब सिर्फ यह है कि हमें द्विघात समीकरण में x के मान ज्ञात करना है, और वो x के मान हमारे मूल कहलाएंगे। क्लियर है। चलो आ जाओ, फिर हमें बेटा इस चैप्टर में मूलों की प्रकृति भी बताना है, लेकिन मूलों की प्रकृति बताने के लिए हमें विविक्त कर को निकालना पड़ेगा, विविक्त कर को निकालना सीखना पड़ेगा, और विविक्त कर का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इतना हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ना। तो एक क्लियर हो गई बात। चलो अब हम आपको बताते हैं कि मूल कैसे निकालेंगे। तो बेटा द्विघात समीकरण के जो मूल हैं उसको निकालने का हमारा एक फॉर्मूला होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये b क्या है, a क्या है, c क्या है। तो बेटा जो द्विघात समीकरण आपको मिला है इसमें जो a b c है वही यहाँ पर a b c है, कोई अलग से नहीं है,
है ना। द्विघात समीकरण में जो एबीसी के मान है वही यहाँ पर आपको रखने हैं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का आपका सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है। इसको ध्यान रखना बेटा, इसको श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं, ध्यान रखना, श्रीधराचार्य का सूत्र बोलते हैं। ये जो श्रीधराचार्य का सूत्र है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने में, है ना। तो श्रीधराचार्य के सूत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है, द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने में, ठीक है। चलो इसके बाद बेटा जो विविक्त कर है, ये विविक्त कर क्या होता है, तो देखो विविक्त कर को डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोला मैंने, विविक्त कर को डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट आपकी बुक में लिखा हुआ है नाम, बोलते हैं इंग्लिश में। तो डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए इसको हम डी से व्यक्त करते हैं। और जो विविक्त कर है इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सभी फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे ज्यादा नहीं है, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। चलो अब विविक्त कर की हेल्प से हम मूलों की प्रकृति बताते हैं। क्या बताते हैं बेटा, मूलों की प्रकृति कैसे बताएंगे, तो देखो बेटा, अगर हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला, ध्यान रखना, इस फॉर्मूले से पहले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, और अब हमने यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला और वो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आया, अब 0 से बड़ा आया, जैसे मान के चलो आपका जो विविक्त कर है इसका मान 4 आ गया, बताओ 4 0 से बड़ा है कि छोटा है, आप बोलोगे सर ये तो 0 से बड़ा है, ये तो 0 से बड़ा है, हाँ, तो 0 से बड़ा मतलब इस विविक्त कर का मान प्लस में आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 प्लस में आएगा, है ना। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है मतलब प्लस में है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यदि दो भिन्न वास्तविक मूल हैं इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। तो ध्यान रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, मतलब दो मूल तो प्राप्त होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे, ठीक है। वास्तविक जानते हो, वास्तविक संख्या, वास्तविक का मतलब वास्तविक संख्याओं से है, ठीक है। चलो यदि दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, मतलब हमें दो मूल तो प्राप्त होंगे लेकिन वो दोनों मूल बराबर एक जैसे हों, है ना, जैसे मान के चलो 2 और 2 ही प्राप्त हो गए या 4 और 4 ही प्राप्त हो गए, सेम सेम प्राप्त हो गए। तो यदि दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 के बराबर है ना। तो ध्यान रखना, जब मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब मूलों की प्रकृति का एक पॉइंट और बचा है, उसको सीखते हैं, इसको हटाते हैं। तो देखो तीसरा पॉइंट हमारा ये है, यदि कोई वास्तविक मूल नहीं होता, मतलब वास्तविक संख्या प्राप्त ही ना हो, इसकी शर्त क्या है, तो अगर आपको कोई वास्तविक संख्या नहीं प्राप्त हो रही, कोई वास्तविक मूल आपको प्राप्त नहीं हो रहा, इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है। 0 से छोटा है मतलब यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो माइनस में होगा, या -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, मतलब माइनस में रहेगा। तो अगर ये मान माइनस में है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में है तो इसका सीधा मतलब यह है कि कोई भी वास्तविक मूल आपको नहीं मिल रहा, कोई भी वास्तविक मूल आपके पास नहीं है ना। तो इतना क्लियर हो चुका है। तो ये जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं, ये जो मैंने बेसिक बताया है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से समझ के चलना है, ठीक है। और यही हमारे पूरे चैप्टर का बेसिक है, ये पूरे चैप्टर में हमें यही काम आएगा, ठीक है। तो इतना सा बेसिक है, कोई ज्यादा बड़ा है ही नहीं, ठीक है ना। चलो अब हम प्रश्नावली पर पहुंचते हैं और सबसे पहले हम करेंगे प्रश्नावली 4.1, जिसमें हमें केवल और केवल यही बताना है कि द्विघात समीकरण कौन सा है कौन सा नहीं है। क्लियर है, चलो आ जाओ बेटा। ये रहा हमारा एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन। सिर्फ इस क्वेश्चन में जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है, केवल हमें जांच करना है और ये बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है, बस इतना सा। तो बेटा अगर हमें जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो बस जो आपको समीकरण दिए हैं पहले उनको पूरे अच्छे से सॉल्व कर लो और फिर उनको देखो कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे आपको पहले ही क्वेश्चन दिया है, क्या बताओ ये पूरा क्वेश्चन पहले सॉल्व है, आप बोलोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ सर वर्ग लगा है, यहाँ ये बाहर है, तो पहले इसको अच्छे से पूरा सॉल्व करो और इसके बाद आप इसको बता पाओगे, ठीक है ना। चलो पहले क्वेश्चन को ही करते हैं और बढ़िया आप लिख लेना हल, है ना, बढ़िया आप लिख लेना हल।
हल लिख लिया और इसको उतार लेना, इसको उतार लेना, उतार लिया। अब इसमें देखो ये अगर हमें सॉल्व करना है तो इसमें भैया हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बोलो हाँ, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो यही होता है ना, आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है। तो आप देखो, आप इसमें ये फार्मूला लगा दो। देखो a की जगह कौन है, आप बोलोगे x, b की जगह कौन है, आप बोलोगे 1। अब a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है। अब b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2। a का मतलब क्या है, x है, b का मतलब क्या है, 1 है ना, यही सब है ना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या है, तो देखो यहाँ बाहर कौन है, 2 है, तो 2 बाहर है, तो बाहर है तो उसको अंदर बुला लो, है ना। बताओ, मेहमान को अंदर नहीं बुलाते क्या, मेहमान बाहर ही खड़ा रहेगा क्या, नहीं, मेहमान को बोलते हैं आ जाओ बेटा, वेलकम है, बेटा नहीं बोलेंगे, है ना, आ जाओ, स्वागत है आपका, है ना। तो इनका स्वागत करो तो इनको आप अंदर बुलाओ, ठीक है। तो अंदर बुलाएंगे तो 2 का पहले x में गुणा होगा तो ये 2x हो जाएगा, फिर 2 का 3 में गुणा होगा तो 2 तिया 6, और ये माइनस है तो माइनस का 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये आपका एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसका इसमें गुणा करो, 2 का x में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस सॉरी बराबर आपका 2x माइनस 6। क्लियर हुआ, कोई परेशानी नहीं। अब ये जितना भी इस तरफ है उसको इस तरफ ले जाओ, है ना, क्योंकि आपको एक ही बनाना है ना, पूरा अलग अलग थोड़ी ना बनाना समीकरण। तो ये जितना भी सारा है इस सबको इस तरफ ले जाओ। तो देखो इस तरफ एक्स स्क्वायर है 1 है 2x है, बिल्कुल है, ठीक है। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 2x इस तरफ प्लस का है, इस तरफ जाके काय का हो जाएगा, माइनस का। अब इस तरफ 6 माइनस का है, इस तरफ जाके काय का हो जाएगा, प्लस का, बराबर 0। तो देखो यहाँ 2x प्लस 2x माइनस कट जाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर और 6 और ये कितना है, एक साथ हो गया, बराबर आपका 0 हो गया। बताओ क्या इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, आप बोलोगे हाँ सर 2 है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। हमें चर की अधिकतम घात 2 से मतलब है। अब बोलोगे सर ये मानक रूप तो है नहीं, मानक रूप तो सर द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो तो सर ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसा होता है। हाँ सर होता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है वो आपका द्विघात समीकरण होता है। अब देखो, अब इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, हाँ है, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, हाँ है। अब ए नहीं है तो ए नहीं है तो एक इसकी जगह 1 लिख सकते हैं ना, तो ए की जगह क्या है, 1 है ना। अब बोलोगे सर एक्स वाला तो इसमें दिख नहीं रहा, तो ये हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चर की अधिकतम घात 2 है मतलब ये द्विघात समीकरण है। ये हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, और ये भी ना हो या ना हो इससे भी फर्क नहीं पड़ता, बस चर की अधिकतम घात 2 है मतलब ये द्विघात समीकरण है। अब देखो ये अचर है तो इसमें ये वाला तो वैसे है, देखो अचर सी की जगह आपका 7 तो है, बस एक्स वाला इसमें नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकेला यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो भी आपका वो द्विघात समीकरण होता। कैसे हो जाता, ऐसे हो जाता बेटा कि जैसे मान के चलो इसमें आपका x वाला नहीं है तो इसको अपन ऐसा तो लिख सकते हैं, जैसे 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 ऐसा लिख सकते हैं। देखो 0 का x में गुणा करेंगे कोई मतलब भी नहीं निकलेगा और हमारा पूरा समीकरण भी बन जाएगा, है ना, इसीलिए अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना द्विघात समीकरण के लिए बस इतना देखना कि चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2, बस, ठीक है। तो बस लिख देना, अतः यह है द्विघात समीकरण है, बस खत्म करना। क्लियर है, चलो आ जाओ दूसरे समीकरण को चेक करो। देखो इसको चेक करो तो ये सॉल्व है, अभी इसको सॉल्व करना है अच्छे से, ठीक है। तो बस बढ़िया से आपका लिखना हल, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 2x, देखो ये तो पूरा सॉल्व ही है, इसको तो कर ही नहीं, है ना। अब ये जो -2 है मतलब मेहमान आपका +2 में नहीं है, माइनस में है ना, तो इसका मल्टीप्लाई करो, तो -2 का 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6, है ना। -2 का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का x में करेंगे 2x, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। इन पूरे को उठा के इस तरफ ले जाओ तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, अब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये जो 2x है यहाँ प्लस का है तो इस तरफ जाके काय का हो जाएगा, माइनस का। अब 6 इस तरफ जाएगा तो यहाँ माइनस का है तो काय का हो जाएगा, प्लस का, बराबर 0, क्योंकि सबको इस तरफ ले गए तो बराबर में 0 बचा, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 2x और ये माइनस के 2x सेम सेम है, जुड़ जाएंगे तो माइनस के 4x और प्लस के 6 बराबर 0।
बोलो। बिल्कुल देखो इसी समीकरण के जैसा आ गया। देखो एक्स स्क्वायर वाला भी है, एक्स वाला भी है, अकेला वाला भी है, तो एक्स स्क्वायर वाला ये है। अब इसकी जगह कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। एक्स वाला भी है, देखो बी की जगह कितना है 4, अकेला वाला भी है, देखो सी की जगह कितना है 6। तो बस ये द्विघात समीकरण है, घात अधिकतम 2 है, लिख देना। अतः यह है द्विघात, अतः यह द्विघात समीकरण है। बस ये हमें चेक करना है ना, यही हमें चेक करने हैं और कुछ नहीं करना। सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी बेस्ड है, सारे क्वेश्चन इसी बेस्ड हैं, ऐसे ही हमें चेक करना है। तो ये तो आप कर ही पाओगे, है ना। बाकी और जो जितना जो और कठिन जो वाला होगा मैं उसको देखो कराता हूँ, है ना। ज्यादा कठिन वालों को मैं करा दे रहा हूँ, बाकी इजी वाले आप कर लेना, ठीक है ना। चलो आ जाओ, बढ़ते हैं आगे। इस स्लाइड में देखो हमें तीसरा क्वेश्चन हम करा देंगे, और तीसरा हम करा देंगे तो फिर चौथा पांचवा आप कर सकते हो, ठीक है। फिर हम छठवा आपको कराएंगे, ठीक है। तो छठवा भी लिखा है, इसके बाद सातवां आठवां भी जो क्यूब वाले हैं उनको भी हम करा देंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ, देखो भाई, है ना। इसको पहले तो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो बस सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो पहले इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणा, और इन दोनों का भी हमें क्या करना है, गुणा। तो पहले हम x का करेंगे x के साथ, तो x का जब x के साथ करेंगे तो ये जाएगा आपका x स्क्वायर, ठीक है। फिर x का 1 के साथ करेंगे तो ये आपका 1x आ जाएगा, ठीक है। x का हो गया, चलो दोनों के साथ हो गए, ठीक है। अब -2 का x के साथ करेंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। फिर -2 का x 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, ऐसे इधर करो, तो x का x के साथ करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x का 3 के साथ करेंगे आपका 3x हो जाएगा, -1 का करो तो -1x, ठीक है। -1 का इसके साथ माइनस का 3, ठीक है। चलो अब क्या करो, अब कुछ नहीं करना, इनको पहले जोड़ लो घटा लो, सेम सेम हो, इनको जोड़ लो घटा लो। जैसे एक्स स्क्वायर है रहने दो, देखो ये माइनस की 2x और प्लस का 1x, ये सेम सेम है तो जोड़ घट जाते हैं। जब बराबर होते हैं तो उनको जोड़ या घटा सकते हैं ना, बिल्कुल, ठीक है। तो देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का बड़ा है, प्लस का छोटा है, तो बड़े में छोटे घटा दो, तो -2x में से 1x घट जाएगा, माइनस का 1x बच जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 2 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो x स्क्वायर है और ये 3x और ये 1x, 3x में से 1x घट जाएगा तो आपका ये 2x बच जाएगा, और ये माइनस का 3 बराबर, नो 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 बराबर तो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, गलती है है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो सब है ना, इन सबको उठा के इधर ले जाएंगे, है ना, तीनों को उठा के इधर ले जाएंगे। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 तो पहले से ही है, ठीक है। अब इन सबको इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का है तो इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ प्लस का है तो इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ ये माइनस का है तो इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का कट जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस के 2x माइनस का 1x, इनको जोड़ दो तो माइनस के 3x हो जाएंगे ना, हाँ हो जाएंगे। अब यहाँ देखो प्लस का 3 है, और देखो ये x वाले एक जैसे थे, इनको अलग अलग जोड़ दिया, घटा दिया। अब ये अकेले वाले हैं, इनको अलग करो, तो देखो प्लस का 3 है और माइनस का 2 है, तो 3 में से 2 घटा दो तो प्लस का आपका कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, बराबर 0। तो बताओ इसमें हमें चर की अधिकतम घात 2 मिली नहीं, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, 2 है ही नहीं, मतलब हमारा ये द्विघात समीकरण नहीं है। और हमें ये चेक करना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो बस लिख देना अंत में, अतः यह है द्विघात, अतः यह है द्विघात समीकरण नहीं है, बस ऐसे लिख देना, बस घात 2 नहीं है मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, खत्म। चलो अगर इसको चेक कर लो तो ये भी सिंपल है ना। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, पहले तो यहाँ लिख देना हल, इसमें लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है बोलो, अब बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक होता है ना, ठीक। अब बताओ a की जगह कौन है, अब बोलोगे x, b की जगह कौन है, अब बोलोगे 2, हो जाएगा, ठीक है। ये तो सॉल्व भी है ना, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर, इसको सॉल्व करो तो देखो a की जगह कौन है x, b की जगह कौन है 2, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 2, a का मतलब x, b का मतलब 2, ठीक। तो देखो ये x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 है ना, ये आपका x स्क्वायर प्लस के 4 और इनका गुणा कर लो तो 2 दूनी 4 और ये x माइनस के 4x। अब इन सबको उठा के आप इस तरफ ले जाओ, तो देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये 3x है और ये प्लस के 1 है, इन सबको ले जाओ इस तरफ,
तो x इस तरफ जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जब 4 इस तरफ जाएगा तो माइनस के 4, और ये जब 4 इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का है तो प्लस का, ठीक है, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, ये प्लस का 4x और ये प्लस का 3x, तो ये कितने हो गए 7x। ये माइनस का 4 है और प्लस का 1 है, तो 4 में से घट जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, प्लस माइनस होते तो घट जाते हैं, तो 4 में से घट जाएगा, माइनस का 3 बराबर 0। बताओ इसमें चर की घात 2 है नहीं है, तो बस लिख देना अतः यह है द्विघात समीकरण नहीं है। बस हो गया, खत्म करो, है ना। तो ऐसे हमें चेक करते जाना, और बेटा ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा एक, है ना, ये बात तो आप याद रखना, ठीक है। चलो अब हमारा जो छठवा हो गया ना, 7वां 8वां बचा, उसको देखते हैं। आ जाओ बेटा, 7वां और 8वां क्वेश्चन देखो। इसमें देखो क्यूब वाला लगा है ना, घात 3 लगी है, मतलब घात 3 वाला आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हल, और आप अपनी नोटबुक में ये चीज लिख लेना। देखो अभी हमने आपको 2 फॉर्मूले बताए, स्क्वायर वाले वो भी लिख लेना, और ये घात 3 वाले फॉर्मूले बता रहा हूँ ये भी लिख लेना, ठीक है ना। चलो तो देखो a प्लस बी की अगर घात 3 हो, ऐसा अगर कुछ हो, a प्लस बी की घात अगर 3 हो, तो उसका फॉर्मूला होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। चलो इसका फार्मूला ही बता रहा हूँ बेटा। तो अगर ऐसा हो कि a माइनस, देखो ये माइनस वाला है और ये प्लस, सॉरी ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला, ऐसा हो तो इसको लिखते हैं a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b और माइनस 3ab स्क्वायर, ऐसा फार्मूला होता है, 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अप्लाई करेंगे और हमारा काम बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले घात 3 है, इसको ओपन करना। अब बताओ a की जगह कौन है, आप बोलोगे b की जगह कौन है, आप बोलोगे 2, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो a की घात 3 मतलब x की घात 3, फिर b की घात 3 मतलब 2 की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इंटू b मतलब क्या है 2 है, ठीक है, प्लस 3 ये लिखा है, a मतलब x, b मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। ये हो गया ना, पूरा लग गया ना इसमें फॉर्मूला, बोलो लगा कि नहीं लगा। a की जगह x है, b की जगह आपका 2 है, तो a की घात 3 मतलब x की घात 3, b की घात 3 मतलब 2 की घात 3, फिर 3a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, है ना, और b मतलब ये, ठीक है। ऐसे इधर कर दिया, ठीक है। अब इधर इसका गुणा इसमें कर लो, तो 2x का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये 2, और x का x में होगा तो x की घात कितना हो जाएगा 3, फिर 2x का -1 में करेंगे तो 2 माइनस का 2x, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, x की घात 3, देखो 2 की घात 3 कितना होता है 8 होता है ना। इनका गुणा करो तो 3 दूनी 6, और ये आपका x स्क्वायर, और 4 तिया 12, और ये x, तो ये 12x, ठीक है, बराबर 2x की घात 3 माइनस का 2x, ठीक है ना। इतना क्लियर है, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया, ठीक है। बस उठा के इनको इस तरफ ले जाओ, तो इनको इस तरफ ले जाएंगे तो देखो x की घात 3 है, ठीक है, ये इस तरफ जाए, नो पहले ये लिख लो पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये आपका 8 और फिर ये आपका x स्क्वायर और फिर ये 12x, ठीक है। इनको इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2x की घात 3 और माइनस है तो ये प्लस का 2x बराबर 0, ठीक है। तो देखो ये माइनस के x की घात 2x की घात 3 है और ये प्लस का 1 है, तो 2 में से 1 घटा दो तो माइनस का x की घात 3 1 बचेगा, 2 में से इसको घटा दिया, ठीक है। फिर स्क्वायर वाला लिखो, तो स्क्वायर वाला देखो एक ही है तो प्लस का 6x स्क्वायर, ठीक है। फिर x वाले देखो तो ये 12 ये है, 2 ये है, तो 12 और 2 14x होगा, ठीक है। फिर अकेले वाले देख लो, तो अकेले वाला तो भाई एक ही है ना, प्लस का 8 बराबर 0। तो बताओ इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, बोलो जल्दी से। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, जल्दी बोलो। आप बोलोगे सर इसमें तो चर की जो अधिकतम घात है वो तो 3 है ना, मतलब ये द्विघात नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है, और हमें क्या चेक करना था, द्विघात समीकरण। तो बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है, आप बोलोगे सर नहीं है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी आ गई 3, आंसर भी चेक कर ले रहे हैं हम,
कौन सा है, सातवां है, नहीं है। ठीक है ना, तो बस इतना ही हमें चेक करना था कि बस ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बस अंत में लिख देना अतः यह है द्विघात समीकरण नहीं है। बोलो हाँ कि ना, बोलो समझ में आ गया। नींद किसको आ रही है जल्दी बताओ, जिसको नींद आ रही है वो सो जाओ, जिसको नींद आ रही है वो सो जाओ। नींद तो नहीं आ रही ना, बिल्कुल यार मस्त तरीके से समझा रहे हैं आपको, एक एक चीज समझ में आ रही है ना। नींद तो आना वाली सवाल बात ही नहीं है भैया। और अगर आपने ठान के रखा है कि हमें टॉप करना है, हमें अपने माँ बाप का सपना जो है ना वो रोशन करना है, उनके सपने पे खरे उतरना है, तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए। आपको भाई पढ़ाई होनी चाहिए, है ना, रेगुलर पढ़ाई आपको करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो एक एक चीज को अच्छे से नोट करो, समझो, चीजों को जानो। आ जाओ, अब इसको कर लोगे क्या, चलो इसको कर लोगे या मैं कर लूं, तो आप करके बताओ इसको। ठीक है, देखो मैंने फार्मूला बता दिया, ये वाला फार्मूला लगेगा, है ना, इस पे, है ना, यहाँ ये वाला फार्मूला लगा देना, और यहाँ तो इसको सॉल्व भी नहीं करना। ठीक है, चलो इसको आप सॉल्व करके बताना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना, ये SW है आपका। ठीक है, और हमें बताना ये है या नहीं, कमेंट जरूर करना बेटा। देखो कमेंट में कमेंट जरूर किया करो, आप बताया करो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है। बुरा लग रहा है तो भी कह दी करो सर हमें बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो कहो। ठीक है, और जो बातें हम कह रहे हैं वो आप बताया, कमेंट बॉक्स में जरूर करना। देखना प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक बच्चे का कमेंट आना चाहिए, और देखना कमेंट नहीं आया तो फिर भाई गड़बड़ हो जाएगा, मैं बुरा मान जाऊंगा। ठीक है ना, चलो कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, 4.1 है इसका हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। और इसके अब हमें दूसरे क्वेश्चन करना है, और दूसरे क्वेश्चन कुछ स्थितियों वाले क्वेश्चन है, मतलब हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, मतलब हमें द्विघात समीकरण बनाना बस है, इतना हमारा काम है दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, आ जाओ एक एक को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, अब आप इसका पहला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है, आयत के आकार का, आयत जानते हो ना, जैसे मान के चलो ये बुक है आपकी, है ना, ये बुक ये आयत के आकार की है ना, मतलब इस टाइप का है ना। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में है ना, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो बस कुछ नहीं है, हो जाएगा अपना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें द्विघात समीकरण ही बनाना है और कुछ तो हमें करना नहीं है इसमें। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया। आयत का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है। ठीक है, जल्दी बताओ, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है। तो आप बोलोगे सर लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, यही होता है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्षेत्रफल तो आपको 528 मीटर स्क्वायर दिया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई के ऊपर डिपेंड है। आपको चौड़ाई दी है, नहीं दी, कितनी दी है बताओ, क्वेश्चन में पढ़ के बताओ, ढूंढो कितनी दी है। चौड़ाई दी नहीं दी ना तो मान लो। ठीक है ना, क्या मान लो, यहाँ लिख लो पहले तो हल। ठीक है, लिखना माना आयताकार क्षेत्रफल की चौड़ाई, आयताकार क्षेत्रफल की चौड़ाई बराबर x मीटर। ये मान लेना, मानना ही पड़ेगा भाई, है ना। अब चौड़ाई हमने x मान ली, अब वो कह रहे लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है ना। ओके, आयताकार क्षेत्रफल की चौड़ाई x मीटर है, तब लंबाई बताओ क्या होगी। तो लंबाई क्या होगी बताओ, उसने देखो खुद बोल के रखा है लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब चौड़ाई क्या है x, इसका दोगुना मतलब 2 का गुणा कर दो, दोगुना हो गए। तो लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से कितना अधिक, एक, अधिक का मतलब एक जोड़ दो। देखो दोगुना किया तो गुणा कर दो, अधिक किया जोड़ दो, कम किया घटा दो, तो दोगुने से एक अधिक हो गई। हाँ बस, है ना। तो ये लंबाई हो गई, ये मीटर में है ना, ये लंबाई हो गई और ये आपकी चौड़ाई हो गई। ठीक है ना। अब क्षेत्रफल कितना दिया 528। ठीक है, चलो अब यहां लिखना, अब आयताकार
आयताकार क्या है, भूखंड है। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया, 528 दिया कि नहीं दिया। लेकिन बताओ आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप बोलोगे सर लंबाई इंटू चौड़ाई। हाँ ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 तो आपको क्वेश्चन में दिया, लेकिन होता क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है कि नहीं। ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना, 528। बोलो लिख सकते हो, पूरा लंबाई पूरा चौड़ाई लिख देना। ठीक है, अब लंबाई कितनी दी है, तो लंबाई क्या है, आपको 2x + 1 दे के रखी है। ठीक है, चलो चौड़ाई कितनी दी है, तो आपको पता है चौड़ाई x दे के रखी है, तो ये x बराबर 528। x का गुणा कर लो, तो x का इस 2x में गुणा करेंगे तो ये 2x², x का इसमें करेंगे तो ये 1 बराबर आपका 528। ठीक है, 528 को इस तरफ ले जाओ, है ना, तो ये हो जाएगा 2x², है ना, प्लस का 1, 528 इस तरफ जाएंगे तो माइनस के 528 बराबर 0। 528 में से 1 घटा दो तो 2x², है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 527 बराबर का 0। बताओ ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, आप बोलोगे हाँ सर आ गया। तो बस हमें द्विघात समीकरण के रूप में ही लाना था और इसमें से कुछ ज्यादा विशेष हमें नहीं करना था। ठीक है ना। अरे यार भाई एक गलती हो गई है ना। गलती क्या हो गई है, देखो 2x का जब हमने x² में गुणा किया तो ये आ गया, लेकिन जब 2x का 1 में गुणा करेंगे, सॉरी 2x का x में किया तो ये आ गया था, लेकिन जब इस x का, कहने का मतलब ये है कि x का जब इसमें किया तो ये आ गया, लेकिन जब x का 1 में करेंगे तो ये x आएगा ना, आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो ये आपका x आएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, है ना, तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आपका ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया होगा। बोलो आ गया कि नहीं हो गया, आ गया, आप बोलोगे हाँ सर आ गया। ठीक है, ओके, चलो ओके, कोई परेशानी है नहीं, बस इतना ही करना था और अंत में बस ये लाइन लिख देना, अतः यह द्विघात समीकरण है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन है सिंपल सिंपल, केवल द्विघात समीकरण में बदलना था। ठीक है ना, चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे बात। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो देखो बेटा ध्यान रखना है कि जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होती है। देखो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में पहला x मानना पड़ता है, दूसरा x+1 मानना पड़ता है, फिर x+2, x+3 ऐसे चलते जाते हैं ना। अब हमसे बोला है कि दो क्रमागत, तो आप दो मान लेना, पहला x और दूसरा x+1, है ना, बस इतना मान लेना। लेकिन मैंने बता दिया कि ऐसी होती है कि पहला x होता है, फिर 1 1 जोड़ते जाओ, है ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, चलो, तो इसमें बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, बस हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करके नहीं बताना, हमें केवल द्विघात समीकरण इसको बताना है, केवल द्विघात समीकरण हमें बनाना है, बाकी हमें ज्ञात नहीं करना। चलो आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ लिखो बढ़िया से हल, यहाँ लिख लो, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x+1 है। देखो हमसे बोला है दो का बोला है ना, तो बस आप दो ही लेना। ठीक है, चलो अब प्रश्नानुसार, तो प्रश्न के अनुसार क्या है, तो प्रश्न के अनुसार यह बोला है कि जो दो धनात्मक पूर्णांक है उनका गुणनफल कितना है भैया, गुणनफल 306 है, तो बस हम गुणनफल कर देंगे, है ना, प्रश्न अनुसार। तो दोनों का गुणनफल करना है, x और x+1 का गुणनफल कर दो, है ना, तो x और x+1 का हमने ये क्या कर दिया, गुणा कर दिया क्या नहीं किया, और ये गुणा कितना है 306। सॉल्व कर दो, x का x में गुणा करो, x², x का 1 में करो, x बराबर 306, 306 को इस तरफ ले जाओ, x² + x माइनस का 306 बराबर 0। बताओ घात 2 आई है क्या, अधिकतम घात 2 आई है, आप बोलोगे हाँ सर आई, मतलब बस द्विघात समीकरण है, अंत में लिख देना, अतः यह द्विघात समीकरण है, खत्म। ठीक है, चलो आ जाओ। अब तीसरा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल
अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है ना। तो जैसे मान के चलो, अगर हम इस क्वेश्चन में रोहन की आयु मान लें, ठीक है, ऐसा कर लेना। देखो मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन इजी है, आप लोग कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है इसका वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेना, ठीक है, x वर्ष मान लेना। अब उसने बोला है कि जो उसकी माँ है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है ना, तो रोहन की आयु क्या है, x है, इसमें आप क्या जोड़ देना, 26 जोड़ देना। तो ये आपकी रोहन की माँ की वर्तमान आयु है ना, माँ की वर्तमान आयु, ठीक है, बस हो जाएगी। देखो रोहन की वर्तमान आयु आपने x मान ली, और रोहन की माँ की क्या हो जाएगी, x + 26। लेकिन इनने बोला है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष पश्चात गुणनफल 360 है, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद, 3 ऐसा लिखना, 3 वर्ष बाद। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने कर तो लिए हैं पहले, है ना, चैप्टर नंबर 3 में किए हैं ना हमने ऐसे क्वेश्चन, हाँ किए हैं, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद, है ना, रोहन की आयु, देखो रोहन की आयु, देखो वर्तमान रोहन की आयु क्या है, x है। बोलो क्वेश्चन जल्दी से बोलो, वर्तमान रोहन की क्या है, x है। जैसे मैंने बोला कि मेरी वर्तमान आयु 30 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितने का हो जाऊंगा, तो 30 में 3 जोड़ दो, 33 होगा कि नहीं। तो वर्तमान में जोड़ना पड़ता, बाद में जाने के लिए जोड़ना पड़ता, और पहले जाने के लिए घटाना पड़ता है। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान x है, 3 वर्ष क्या हो जाएगी, x + 3, ठीक है। माँ की आयु बताओ क्या हो जाएगी, माँ की कितनी है, x + 26 है, 3 और जोड़ दो, 26 में 3 जोड़ जाएंगे 29, तो x + 29, 3 जोड़ना है ना, तो जोड़ दिया। अब उनने बोला है कि 3 वर्ष बाद इनका जो गुणनफल है वो 360 है। इनका गुणनफल का मतलब क्या है, तो इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देना प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या है, इनका गुणनफल, मतलब 3 वर्ष बाद दोनों का गुणनफल, मतलब x + 3 और x + 29 का जो गुणनफल है वो कितना है, 360 है। तो ये 360 कर देना, है ना। इसको आप क्या करना, गुणा करके सॉल्व कर लेना, और फिर देख लेना कि द्विघात समीकरण है या नहीं, बस इतना सा हमें चेक करना है, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको हम देख लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 है, इसको करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा जान लो। तो बेटा आप सबको पता होगा कि जो चाल है वो होता है दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय होता है, याद रखना आप, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। और अगर हमें यहाँ से समय का फॉर्मूला निकालना है तो समय को इधर ले जाओ, चाल को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें काम आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो बोला है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में दूरी आपको कितनी दे के रखी है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। अब क्या वो समान चाल आपको पता है, रेलगाड़ी की वो समान चाल आपको पता है। अब इतना तो बोल दिया कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, क्या वो समान चाल आपको पता है, नहीं। तो मान लो, है ना, माना रेलगाड़ी की समान चाल, क्या मान लो, x किलोमीटर पर घंटा में, है ना, किलोमीटर पर घंटा में बात चल रही है, हाँ ठीक है, किलोमीटर पर आवर। देखो km का मतलब किलोमीटर, h का मतलब आवर, है ना। और चाल जो है ना हमेशा किलोमीटर पर घंटा में होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना चाल का जो है ना मात्रक है वो है आपका किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। चलो
तो मान लिया हमने रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा है ना। रेलगाड़ी की समान चाल मानी अपन, है ना, x किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि वो हमें पता नहीं था, उसने बोल दिया था कि समान चाल से तय तो कर रही है, लेकिन वो क्या है पता है क्या आपको? नहीं। ठीक है, माना रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर पर घंटा है, तब यहाँ लिख देना, तब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। 480 किलोमीटर की, देखो अगर रेलगाड़ी की जो समान चाल है वो x किलोमीटर पर घंटा हमने मान ली, तब रेल 480 किलोमीटर की जो दूरी है इसको तय करने में कितना समय लगेगा, हमें वो निकालना है ना। जो 480 किलोमीटर की दूरी है इसको तय करने में कितना समय लगेगा, हमें वो निकालना है। तो समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल। बोलो, होता है समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है? अब बोलोगे सर 480, है ना। चाल कितनी है? तो समान चाल से तय कर रहा ना, और समान चाल कितनी है? x। तो समय आपका कितना आ गया? 480 बटे x। 480 बटे x, इसको दे देना समीकरण नंबर 1। क्लियर है बात? आगे सुनो, अब आगे वो कह रहे हैं यदि इसकी चाल x किलोमीटर पर आवर कम होती, मतलब कम कर दी जाए। देखो समान चाल कितनी है? x है। अब वो x में कम कर रहा है, जैसे मान के चलो मैं समान चाल 50 है, मेरी समान चाल कितनी है? 50। में 50 की गति से चल रहा हूं, अगर मैं उसमें से 8 कम कर दूं तो 50 में से 8 कम कर दूंगा, कितना बचेगा? 42। तो समान चाल x है, अब उसमें से 8 कम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने लिख दिया किंतु 8 किलोमीटर पर आवर चाल कम कर दी जाए तब नई चाल क्या हो जाएगी? x माइनस 8, कम करेंगे तो 8 घटा देंगे, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगी कि नहीं। अब नई चाल ये हो गई, तो वो कह रहे हैं कि अगर वो इस नई चाल से चलता है तो उसको 3 घंटे अधिक लगते हैं, 3 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है, 3 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब समय का, देखो पुरानी जो समान चाल से और इस चाल से चलने पर उसमें मतलब 3 घंटे का फर्क पड़ जाता है। मतलब अगर वो इस चाल से चलता है तो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, और इस चाल से चलता है तो समय पर पहुंच जाता है। अगर ये इस चाल से चलता है तो इस समय पर पहुंच जाता है, और अगर इस चाल से जाता है तो उसको 3 घंटे कम लगते हैं, ठीक है। तो हमने बस लिखा किंतु 8 किलोमीटर पर आवर चाल कम कर दी जाए तब नई चाल ही हो जाएगी, ठीक है। अब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो देखो समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 480, ठीक है। चाल कितनी है? तो आप बोलोगे नई चाल x माइनस 8, तो x माइनस 8, इसको दे देना समीकरण नंबर 2, है ना। देखो पहले का समय ये है और अब का समय ये है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार जो समय है वो 3 घंटे अधिक ले रहा है, मतलब अंतर कितने का है? 3 घंटे का है। ध्यान रखना इस समय में और इस समय में अंतर कितने का है? 3 घंटे का। 3 घंटे यहाँ ज्यादा लग रहा है और यहाँ 3 घंटे कम लग रहा है, मतलब अंतर तो 3 ही का है ना, है ना। देखो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है ना, थोड़ा सा आप टफ लग सकता है, लेकिन आप अगर समझोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर समझ गए ये समय कैसे निकाला, समझ गए ये समय कैसे निकाला, समझ गए। अब आगे देखो, है ना। किंतु प्रश्न में समय का अंतर 3 घंटे है। प्रश्न में समय का अंतर कितना है? 3 घंटे है। बोलो हाँ क्या? आप बोलोगे हाँ सर। किंतु प्रश्न में समय का अंतर 3 घंटे है, तब अब समय का अंतर 3 घंटा है, तो इस समय का और इस समय का अंतर 3 घंटा कर दो, मतलब इसमें से इसको घटा दो, ठीक है। तो घटा देंगे ना भाई, क्या दिक्कत है ना, घटा देंगे। तो यहाँ ज्यादा लग रहा है ना, ये इसमें ज्यादा लग रहा है और इसमें कम लग रहा है,
तो बस अपन क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तब 480 माइनस एक्स और 480 अपॉन एक्स माइनस 8, इन दोनों में ये भी समय है और ये भी समय है, बोलो है कि नहीं, ये भी समय है और ये भी समय है, और इन दोनों में कितने का अंतर है, 3 का। तो आप 3 का अंतर कर लो, देखो अंतर कर दिए, घटाना का मतलब क्या होता है, अंतर, और अंतर कितने का है, 3 घंटे का, तो मैंने कर दिया। इन दोनों समय में 3 घंटे का अंतर है ना, तो दोनों को मैंने अंतर मतलब घटा दिया और 3 बराबर के 3 कर दिया, क्योंकि 3 ही का अंतर है। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो ये x और ये x माइनस 8, ठीक है, और ये इधर चला जाएगा तो ये x माइनस 8 और ये 480, और ये इधर चला जाएगा तो 480x बराबर के 3, बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, 480 का इसमें गुणा कर लो, है ना, और इसको इधर ले जाओ। फिर भाई ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट कोई दिक्कत नहीं, 480 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 480x, ठीक है ना। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 छीं कितना हो जाएगा, 48 की, सॉरी 8 अठैया 64, 8 अठैया 64 की, 4 हाथ से लाई 6, 8 चौके 32 और 6 38, ठीक है ना, और ये 40, ठीक है, माइनस के 480x बराबर, अब ये इधर चला जाएगा, ये दिख तो रहा है ना बेटा, एक सेकंड में देख लेता हूँ, हाँ दिख तो रहा है ना, तो ये इधर चला जाएगा, तो मैं यहाँ जगह नहीं होनी तो इसलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो ये x माइनस 8 और ये 3 है तो ये 3 इधर कर दो, ठीक है। चलो तो ये तो इससे कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, ठीक है। अब बस यहाँ पर क्या बचा, 3840 और यहाँ पर ये बचा, तो इसको मैं सॉल्व यहाँ कर दूँ, देख लेता हूँ जगह है कि नहीं, हाँ है जगह, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, 3840 बचा, यहाँ क्या बचा, 3x का x में गुणा कर दो, तो ये 3x स्क्वायर, 3x का इसमें कर दिया, ठीक है। फिर 3 का इसमें किया तो 8 दिया 24 माइनस के 24x और बराबर कितना रहेगा आपका 3840, देखो ये बराबर है ना, ठीक है, तो बराबर है तो बराबर के 3840, ठीक है। इसको इस तरफ ले जाओ, 3x स्क्वायर माइनस के 24x माइनस के 3840, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। बताओ ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है। एक बार मैं इसका आंसर भी चेक कर ले लूँ, थोड़ा क्वेश्चन ना बड़ा आ गया है ना, बड़ा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल 100% सही है ना, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें अंतर सिर्फ इतना का किया है कि इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लें, है ना, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, इधर से 3 कॉमन ले लेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो 1200 कुछ बचेगा, ठीक है। तो 3 कॉमन ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, बाकी ये अपना आंसर सही है, ठीक है। तो बस हमें इतना करना था, तो हमने सिर्फ यहाँ पर इस चैप्टर में इतना सीखा कि समीकरण कैसे बनते हैं, द्विघात समीकरण हम कैसे बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन टफ था थोड़ा सा, है ना, लेकिन उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रश्नावली होती है खत्म, 4.1, और अगली हमारी कल भी वीडियो आएगी जिसमें हम 4.2 को कंप्लीट करेंगे, और 4.2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। चलो भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो, लेकिन आज की वीडियो इम्पोर्टेंट है ना, आज जब देख लोगे जब तो कल पढ़ पाओगे, तब तो कल आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, क्योंकि बेसिक तो पूरा हमने आज ही पढ़ा है, ठीक है। तो जरूर अच्छे से देख लो, समझ लो, फिर कल की वीडियो के लिए तैयार रहो। मिलते हैं, बाय बाय।